गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आप सभी को यही पता है कि दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका बहुलक यानी दोस्तों पॉलीमर। और ये भी दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका केमिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बहुलक से रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरी बनती है वो सारी थ्योरी हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको पता है दोस्तों मैं आपके लिए धातु अधातु, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मोल अवधारणा यानी मोल कॉन्सेप्ट जो है वो, अम्ल क्षार, ये कुछ टॉपिक मैं आपके लिए करा चुका हूँ। धातु अधातु आपके लिए करा चुका हूँ। आज आपका टॉपिक है दोस्तों बहुलक और इसी के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पेन कॉपी निकाल कर तैयार कर लीजिए और नोट्स बनाते रहना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो देखिए दोस्तों टॉपिक आपका है पॉलीमर यानी दोस्तों बहुलक। तो बहुलक है क्या दोस्तों, इसके बारे में अगर हम समझें तो पहले देखिए दोस्तों बहुलक यह एक बहुत बड़ा यानी दोस्तों अणु है। पॉलीमर जो होता है जो कि दोस्तों कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कई अणुओं से मिलकर बना होता है बहुलक। बहुलक यानी दोस्तों जिसमें बहुत सारे जो अणु हों उन्हें कहते हैं हम दोस्तों बहुलक। ठीक है, इसका अणु भार दोस्तों जो है 10⁻³ से 10⁻7 डाल्टन के बीच होता है। यानी इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसके पॉलीमर के अणु भार के बारे में दोस्तों डाल्टन साहब ने, और इसीलिए दोस्तों इसे डाल्टन नाम दिया गया था। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों ये किसकी इकाई है, इसकी इकाई क्या है। तो इसकी इकाई है दोस्तों 1 लाख यानी दोस्तों मोनोमर इसे हम कहते हैं। यानी दोस्तों बहुत से 1 लाख मिलकर जो है दोस्तों बहुलक बनाते हैं। आगे बात करें दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। डीएनए जो होते हैं दोस्तों वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और पॉलीमर शब्द जो है दोस्तों 1833 में जोस बर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों आपके लिए बहुलक के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है दोस्तों, आकृति के आधार पर। इस हिसाब से दोस्तों बहुलकों को जो है कई कैटेगरियों में मतलब 2-3 कैटेगरियों में जो है विभाजित किया गया है। और हर कैटेगरी हम दोस्तों आगे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से सारी चीज़ें देखनी है और नोट्स जो आप बनाते हो दोस्तों इन्हें रिवाइज अवश्य किया करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं बहुलकों के प्रकारों के बारे में, जैसे उत्पत्ति, संरचना, आकार के आधार पर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपके उत्पत्ति के आधार पर बहुलक, जो कि 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक, अर्धसंश्लेषित और संश्लेषित। प्राकृतिक आप हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, प्रोटीन जो होता है आपका, कपास, रेशम, ये सारे के तीनों दोस्तों आपके प्राकृतिक बहुलक हैं। अब बात करें दोस्तों संश्लेषित। तो देखिए दोस्तों अर्धसंश्लेषित होते हैं आपके सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट। और संश्लेषित होते हैं दोस्तों पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नाइलॉन और टेरिलीन, ये आपके संश्लेषित होते हैं। अब इन्हें आपको याद कैसे करना है, देखिए दोस्तों प्रोटीन, कपास, रेशम ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए प्रोटीन को ही, मान लीजिए दोस्तों कपास को ही प्रयोगशाला में ले जाया गया और इसकी क्रिया दोस्तों कुछ केमिकलों से कराई,
लेकिन वो अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं बन पाए। तो आप ये याद रखना दोस्तों, केमिकल नेम जिसमें आ रहे हैं जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, ये होते हैं अर्ध संश्लेषित। ये एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं दोस्तों। और जो कंप्लीट बन चुके हैं तो ये आपके सामने है ही, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, नाइलॉन, टेरिलीन आदि। अब बात करेंगे दोस्तों संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर भी होते हैं, जैसे रेखीय, शाखित बहुलक और तिर्यक या क्रॉसित बहुलक इन्हें हम कहते हैं। जैसे रेखीय बहुलक कौन कौन से हैं, जैसे पॉली पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसका दोस्तों जो ये होता है आपका उच्च घनत्व पॉलीथीन होता है। एक होता है दोस्तों निम्न घनत्व पॉलीथीन, जो कि शाखित में आता है, शाखित बहुलक के रूप में होता है। एक होता है दोस्तों बेकेलाइट या मेलामीन, जो कि दोस्तों आप तिर्यक या क्रॉसित बहुलक होता है। और ये दोस्तों बहुत कठोर होता है, क्योंकि इस पर जो टेम्परेचर जो होता है उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। जल्दी से जो है दोस्तों अपनी आकृति बदलता नहीं, जल्दी से पिघलता नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक है दोस्तों आपके अंतराण्विक बलों के आधार पर बहुलक। ये दोस्तों आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ बहुलक, एक होता है दोस्तों आपका ताप संघट्य बहुलक, एक होता है दोस्तों रेसे, और एक होता है दोस्तों ताप दृढ़ बहुलक, जिन्हें दोस्तों हम प्रत्यास्थ कहते हैं दोस्तों। इलास्टिसिटी का गुण जिसमें पाया जाए वो होते हैं दोस्तों प्रत्यास्थ। ताप संघट्य का गुण थर्मोप्लास्टिक यानी टेम्परेचर का गुण पाया जाए वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। फाइबर का गुण पाया जाए वो रेसे होते हैं। और थर्मोसेटिंग, जिन्हें दोस्तों ताप के द्वारा भी जो है बदला नहीं जा सकता, उन्हें कहते हैं दोस्तों ताप दृढ़ बहुलक। जैसे इलास्टिक में आपको याद रखना है दोस्तों, रबड़ आपका होता है, एक ब्यूना एस होता है और एक ब्यूना एन होता है। वहीं दोस्तों हम बात कर रहे हैं थर्मोप्लास्टिक यानी ताप संघट्य बहुलक में, जिन्हें ताप देकर आकार बदला जा सकता है, आकार बदला जा सकता है। जिनका ताप देकर, टेम्परेचर देकर इनका आकार अगर बदला जा सकता है तो ये होते हैं दोस्तों ताप संघट्य बहुलक, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन। अब बात करते हैं दोस्तों फाइबर के बारे में यानी रेशे के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो पॉलीएमाइड और एक होते हैं दोस्तों पॉलीएस्टर। पॉलीएमाइड में 2 आते हैं दोस्तों, नायलॉन 66 और नायलॉन 6, और पॉलीएस्टर में आते हैं दोस्तों टेरिलीन। अब वही बात करें दोस्तों ताप दृढ़ बहुलक, जिन्हें दोस्तों ताप देकर भी उनके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सके, उन्हें कहते हैं दोस्तों ताप दृढ़ बहुलक। जैसे कि बेकेलाइट होता है आपका, एक होता है दोस्तों यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपने जितने भी अब देखिए दोस्तों, आपके जितने बहुलक मैंने आपके लिए बताए, इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं की हम दोस्तों अच्छी तरह से थ्योरी जो है करने वाले हैं, उन्हीं को हम देखने वाले हैं, क्योंकि यही जो है दोस्तों हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, चलिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, ठीक है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम एक एक करके इनकी कि कौन सा बहुलक किस प्रकार से जो है बना होता है, क्या काम करता है, क्या काम आता है, वो सारी चीज़ें। तो पहला है दोस्तों आपका, स्टार्ट करेंगे हम पॉलीथीन। तो देखिए दोस्तों, पॉलीथीन जो है आपका दोस्तों एथीन का बहुलक है, और ये एक दोस्तों नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक यानी जैव अनअपघटनीय जो है पदार्थ है पॉलीथीन। ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एलडीपी यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है दोस्तों हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन कौन कौन से हैं दोस्तों, जिन्हें दोस्तों जैसे कि ये हैं आपके बोतलें, नलियाँ जो होती हैं, खिलौने, पॉली बैग, जिन्हें दोस्तों आसानी से इनका आकार बदला जा सके। उच्च घनत्व यानी निम्न घनत्व का मतलब है दोस्तों थोड़े बहुत ही तापमान पर इनका आकार बदल दिया जाता है।
ये होते हैं दोस्तों निम्न घनत्व, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जैसे बोतल, खिलौना, पॉली बैग आदि। एचडीपी की बात करें दोस्तों, ये होते हैं उच्च घनत्व पॉलीथीन, जैसे बाल्टी, कूड़ेदान, पाइप बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं दोस्तों उच्च घनत्व पॉलीथीन, यानी दोस्तों थोड़ा सा अधिक ताप देकर, जो ये आपके लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन है, इनसे थोड़ा सा अधिक ताप देकर इन्हें जिन्हें बदला जा सके, उसे कहते हैं हम दोस्तों उच्च पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक है दोस्तों आपका टेफ्लॉन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसे हम कहते हैं। और इसका उपयोग दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, नॉन स्टिक का मतलब है जो बर्तन, ऐसे बर्तन जो दोस्तों जिनमें खाना नहीं चिपकता हो, खाना बनाते समय उनमें खाना ना चिपके, वो होते हैं दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन। तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। अगला है दोस्तों आपका पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि दोस्तों विनाइल क्लोराइड का एक बहुलक है। और ये इसका दोस्तों फार्मूला होता है CH2 बराबर CH-Cl। तो ये आपको खास याद नहीं रखना है, खाली आपको जो उपयोग हैं वही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये किसका बहुलक है और इसका उपयोग क्या किया जाता है, किस में इसका प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी। और इसका उपयोग जो है दोस्तों पीवीसी का पाइप बनाने में, बरसाती कपड़े और पैराशूट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों पॉलीस्टाइरीन, जो स्टाइरीन का बहुलक है, यह आपका सूत्र है। और इसका उपयोग दोस्तों, पॉलीस्टाइरीन का उपयोग जो है दोस्तों टीवी, रेडियो आदि के ढांचे जो बनाए जाते हैं, ढांचे मतलब जैसे आपने टीवी देखा होगा दोस्तों, टीवी देखा होगा, ये आपकी मान लीजिए टीवी है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सामने का स्क्रीन है, इसके भीतर दोस्तों क्या होता है, इसके भीतर सारी चीज़ें टीवी में पाई जाती हैं। जो ऊपर का जो बॉडी होता है दोस्तों, बॉडी जिसे हम कहते हैं, जैसे रेडियो होता है, टीवी होता है, एलईडी होता है, ये जो ऊपर के ढांचे हैं, ऊपर का जो कवर होता है, उसे कहते हैं हम दोस्तों ढांचा, कैबिनेट, ठीक है। तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है पॉलीस्टाइरीन का। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है आपका पेन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसे हम कहते हैं पेन को। और ये दोस्तों एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है किसका बहुलक है, तो एक्रिलोनाइट्राइल का। और पेन की फुल फॉर्म है दोस्तों पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। आगे बात करते हैं हम दोस्तों संश्लेषित रेशों की। तो संश्लेषित रेशे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जो कि मैं आपके लिए पीछे बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था, एक मिनट दोस्तों, ये रहा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये नहीं, ये रहा दोस्तों, अरे यार, संरचनात्मक तीसरा है, ये रहा दोस्तों, ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ, नायलॉन 66, ठीक है, नायलॉन 6 और टेरिलीन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। संश्लेषित रेशे दो प्रकार के होते हैं, तो पॉलीएमाइड और एक पॉलीएस्टर। पॉलीएमाइड कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो है आपका दोस्तों नायलॉन 66, जो कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। नायलॉन 66 जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा जो है दोस्तों, ये है। यह दोस्तों हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन व एडिपिक का बहुलक, एडिपिक अम्ल जो है उसका ये बहुलक। अब आपको याद रखना है दोस्तों, नायलॉन 66 का प्रयोग जो है दोस्तों वस्त्र, ब्रश, टायर, रस्सियाँ आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों नायलॉन 6 है, ये दोस्तों कैप्रोलैक्टम जो होता है, एक पदार्थ होता है दोस्तों, उसका बहुलक ये होता है। आगे बात करें दोस्तों, अगला है आपका पॉलीएस्टर रेशे। पॉलीएस्टर में आपको एक ही याद रखना है दोस्तों, टेरिलीन, जिसे हम दोस्तों डेक्रोन भी कहते हैं। और यह सबसे कम ज्वलनशील रेशा होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह एथिल ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है, यानी इन दोनों का ये बहुलक है। और इसकी उत्पत्ति दोस्तों इंग्लैंड में हुई थी, यह बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका रबड़, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब तक ये जितने बहुलक कराए हैं मैंने, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों बहुलक, और आपका दोस्तों पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर।
देखिए दोस्तों, रबड़ जो है ये प्राकृतिक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और आइसोप्रीन का सूत्र जो होता है दोस्तों 2-methyl-1,3-3-ब्यूटाडाइन, ये इसका फॉर्मूला होता है। और कृत्रिम रबड़ अनेक प्रकार के होते हैं, ये तो प्राकृतिक है रबड़। लेकिन कृत्रिम जो रबड़ होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, उन्हें अब आप छोड़िए। आगे बात करते हैं दोस्तों नियोप्रीन क्या, ये भी एक रबड़ ही है दोस्तों। ये क्लोरोप्रीन का जो है बहुलक है। अगला है दोस्तों आपका ब्यूनाएस, तो यह दोस्तों 1,3-ब्यूटाडाइन व स्टाइरिन का बहुलक है। वहीं बात करें दोस्तों ब्यूनाएस का, तो ये एक दोस्तों 1,3-ब्यूटाडाइन इन एवं एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। और दोस्तों आपको याद रखना है प्रकृति में प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाने की क्रिया जो है दोस्तों बल्कनीकरण कहलाती है, जिसके बारे में दोस्तों सबसे पहले किसने बताया, चार्ल्स गुडईयर ने बताया था। और टायर में दोस्तों आपको याद रखना है 5% सल्फर मिलाई जाती है। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हो, कुछ और चीज़ें थोड़ी बहुत और बची हैं, उन्हें भी हम दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं। अगला है दोस्तों आपका बेकेलाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, इसका निर्माण जो है दोस्तों फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा जो है होता है। फिनोल और जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, इससे मिलाकर दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर ही दोस्तों बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। और यह सबसे पुराना संश्लेषित बहुलक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों बिजली के स्विच, बर्तनों के जो हत्थे होते हैं वो, उन्हें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि बेकेलाइट का आविष्कार 1907 में लियो बैकलैंड ने किया और प्रकाश में लिखा, ना जलेगा ना पिघलेगा। आगे बात करें दोस्तों जैव अपघटनीय पॉलीमर, ये कैसे होते हैं दोस्तों, ऐसे बहुलक जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता। तो ये दो हैं, आपको याद रखने हैं दोस्तों, एक नाइलॉन 2 और एक नाइलॉन 6। तो ये दोस्तों आपके सारे बहुलक थे। कुछ इंपॉर्टेंट बहुलक और हैं, ये भी आपको याद रख लेने हैं। जैसे कपास सेलुलोज का बहुलक होता है, स्टार्च ये भी सेलुलोज का होता है, ग्लाइकोजन ये भी सेलुलोज का बहुलक होता है दोस्तों। और प्रोटीन जो होता है दोस्तों अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। वहीं दोस्तों बात करें इनुलिन जो है दोस्तों आपका फ्रक्टोज का बहुलक होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों आपका बहुलक से रिलेटेड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।